नमस्कार। द नागरिक में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर हम महापंचायत लेकर के आए। मध्य प्रदेश पे महापंचायत, लोकसभा चुनाव की जो रणभेरी बच चुकी है और लोग तैयारी कर रहे हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने मोर्चे तैयार कर रहे हैं। उसमें मध्य प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में भले 29 सीटें हैं, लेकिन 29 सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 बार से जो बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, उसमें मध्य प्रदेश ने बड़ी भूमिका निभाई है। एक बार 27 सीटें दी है और इस बार यानी 2019 में 28 सीटें मिली, कांग्रेस को 1 ही सीट मिली। तो इस बार क्या होगा, इस बार किस तरह की स्थिति है, मोदी जी का कितना प्रभाव है। खुद जो है शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, 2005 में मुख्यमंत्री बने थे वो, तब से अब तक 15 साल से ज्यादा समय हो गया। बीच में जो है 2018 का जब चुनाव हुआ था तब बीजेपी को कम सीटें मिली थी, हार गई थी बीजेपी, और कांग्रेस को कुछ 114 सीटें मिली थी। हालांकि बहुमत के लिए 116 सीटों की जरूरत है, तो 2 सीटें कम हो गई थी बहुमत से। लेकिन उसमें समाज बसपा और लोगों को मिलाया, निर्दलियों को, और कमलनाथ जी ने सरकार बनाई, लेकिन वो सरकार जो है बहुत समय तक नहीं चल पाई। 15 दिन में सरकार वो गिर गई और उसके बाद फिर से जो है मुख्यमंत्री बन गए शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान जी की क्या छवि है मध्य प्रदेश में, 15 सालों में क्या बेहतर किया है, क्या कहाँ कमजोर रहे वो, घोटालों का एक जो है सिलसिला है वहां किस तरह हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उस पर क्या कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, क्यों उन पे जो है घोटालों के छींटे आते हैं। इन सारी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ है मध्य प्रदेश के 7 पत्रकार। महापंचायत है जिसमें मध्य प्रदेश से कोने कोने को हम जानने समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ है, बहुत लंबा परिचय नहीं कराएंगे, लेकिन हम खलबन नाम बताते चले और ये बता दें, ये सारे जो है आपको दिख रहे होंगे बड़े अनुभवी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई संपादक रहे हैं, कई उच्च पदों पर रहे हैं। तो हमारे साथ है विजय कुमार तिवारी साहब, आपका स्वागत है विजय जी। ये हमारे साथ जो है भोपाल से है, हमारे साथ है राकेश अचल साहब, हमारे साथ है डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी, हमारे साथ है डॉक्टर राकेश पाठक, हमारे साथ है अरुण दीक्षित, हमारे साथ है डॉक्टर सुधीर सक्सेना, हमारे साथ है अभी मनोज। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं डॉक्टर राकेश पाठक आपके से। आप ये बताइए कि जो इस बार 2024 का चुनाव होना है, इस चुनाव में क्या लगता है आपको, ये जो 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 कानून का राज, जिसको सबसे बड़ा सवाल आता है कानून का राज, या कहिए कि महिलाओं के सवाल को, जब हम कानून के राज पे बात करते हैं तो महिलाओं के सवाल को बात करते हैं, क्योंकि प्रदेश की जनता, जब प्रदेश के नागरिक जब वोट देंगे तो उनको किस तरह का शासन मिला प्रदेश स्तर पर, वो भी बड़ा मायने रखता है। तो कानून के राज जिसको कहते हैं, या महिलाओं के सवाल जिसको कहते हैं, क्योंकि जब कानून की बात करते हैं तो महिलाएं स्वतंत्र होती दिखाई पड़ती हैं, तो उस पर कहाँ दिखते हैं शिवराज सिंह जी और कहाँ दिखते हैं मोदी जी? धनंजय जी, 2024 से पहले 2023 पर बात करना ज्यादा बेहतर होगा। नवंबर महीना अब आया हुआ ही लगता है, दिन और घंटे बचे हैं अगर देखा जाए तो। विधानसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है मध्य प्रदेश में। तो पहली परीक्षा तो मोदी और शिवराज की, नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह की नवंबर महीने में होने वाली है। इस लिटमस पेपर टेस्ट के बाद उन्हें 2024 के मई महीने में प्रवेश करना है। आज की तारीख में मध्य प्रदेश में जो स्थिति है, आपने जो शुरू में कहा कि 20 साल बीजेपी की सरकार को हो गए, उनमें से 18 साल तो शिवराज सिंह ही मुख्यमंत्री रहे, लगभग 15 महीने कमलनाथ के निकाल दिया, कुछ महीने उमा भारती और बाबूलाल गौर के। तो इस वक्त मध्य प्रदेश में जो सत्ता विरोधी भाव है, जो रुझान है, वो स्पष्ट दिखाई देता है। जितने तरह के सर्वे अगर आ रहे हैं, अगर आप उन पर भरोसा करना चाहें तो उन सारे सर्वेज में भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति डावाडोल दिखाई दे रही है। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि बीजेपी ने पूरी तरह कमर कस ली, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि अगर इस हिंदी हार्टलैंड में, इस गांव पट्टी में, इस गोबर पट्टी में मध्य प्रदेश जैसे राज्य में अगर बीजेपी हारती है तो इसकी गर्मी मई 2024 में बीजेपी के माथे पर पसीना लाने के लिए पर्याप्त होगी। इसीलिए अमित शाह लगातार हर कुछ घंटे बाद भोपाल आ रहे हैं। धनंजय जी पिछले 1 सप्ताह में 2 बार आ चुके हैं और तीसरी बार आज रात को फिर आ रहे हैं। भोपाल आएंगे और यहां से फिर प्रकाश हिंदुस्तानी जी से मिलने इंदौर जाएंगे। आज ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी का पूरा जो संगठन है उसमें फेरबदल किया है।
कैलाश विजयवर्गीय और कुछ बाकी नेता शामिल किए गए। कैलाश विजयवर्गीय का पुनर्वास हुआ है महामंत्री के रूप में। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी, मोदी, अमित शाह मध्य प्रदेश में अपनी खिसकती हुई जमीन को देख रहे हैं, इस धड़कन को वे सुन पा रहे हैं कि यहां मामला गड़बड़ है। देखना यह होगा कि पार्टी के भीतर की जो अंतर्कलह है उससे ये किस तरह पार पाते हैं, तब ही नवंबर में इन्हें कुछ राहत मिल सकती है। और उसके लिए पार्टी के भीतर कवायद चल रही है। बाहर जनता को लुभाने के लिए शिवराज सिंह के में बयान, आपने वो रैंप वॉक देखे होंगे जिसमें वे लाडली बहना योजना की घोषणा करते हुए मॉडल्स की तरह बीच में रैंप बना हुआ, उसमें रैंप वॉक करते हुए दोनों तरफ बहनों को संबोधित कर रहे हैं। छाता दे रहे हैं कि तेंदुपत्ता तोड़ने महिलाएं जाती हैं, धूप और बारिश है। राकेश भाई साहब, जी आपको रोक करके वो वीडियो दिखा देता हूं, क्योंकि आपने जिक्र कर दिया है तो पहले वीडियो दिखा देता हूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। गर्मी बहुत तेज है, बरसात का भी मौसम है, तो बताओ बरसात में छाता चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो आज हम ये भी तय कर रहे हैं, छाता इतने सारे खरीद नहीं पाए, और इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, छाता खरीदने के लिए 200 रुपए भी तुम्हारे खाते में डाले जाएंगे, ताकि अपना अपना छाता खरीद लें। देखो, सरकार की जरूरत किसे है? सरकार की जरूरत किसे है? वैसे तो सबके लिए है, लेकिन सबसे ज्यादा सरकार की जरूरत है तो गरीबों के लिए है। मेरी बहन, जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने जाओ और पांव में चप्पल नहीं है, तो बताओ कांटा गड़ जाता है कि नहीं गड़ जाता है? अरे गड़ता है कि नहीं? नंगे पांव भाई के मुख्यमंत्री रहते, कोई बहना क्यों रहे, इसलिए तुम्हारे पांव में चप्पल हो। मेरी बहनों, ये हमारा संकल्प है। गरीबों के दुख दूर करना है, तकलीफ दूर करना है, परेशानी दूर करना है, और इसलिए आज का कार्यक्रम है चरण पादुका भेंट करने का कार्यक्रम। सबको नहीं हो पाएगी, लेकिन आपके गांव में आपकी साड़ी पहुंचेगी, आपकी चप्पल पहुंचेगी, खाते में बैंक में 200 रुपया पहुंचेगा, भाइयों के पांव में जूता पहनाने के लिए जूते की व्यवस्था होगी, और पानी की कुप्पी पहुंचेगी। ये योजना भाई साहब, मेरा सवाल, राकेश भाई साहब, सवाल मेरा ये है आपसे, ये बतलाइए कि ये जो 15 साल से ज्यादा समय तक शासन किया है और ये अभी छाता चप्पल बांट रहे हैं, तो 15 साल के शासन काल में अगर ये छाता चप्पल खरीदने लायक भी जनता नहीं बना पाए, तो क्या किया 15 सालों में इन्होंने? 15 साल ने धनंजय जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 20 साल होने जा रहे हैं, 15 महीने सिर्फ माइनस कर दीजिए। शिवराज सिंह चौहान अब आज की तारीख में जिस तरह से रेवड़ियां बांट रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि उनके भीतर कहीं हताशा है। और ये सब तब है जब 3,20,000 करोड़ का कर्जा है मध्य प्रदेश की सरकार पर। 20,000 करोड़ रुपए प्रति माह ब्याज अदा करना पड़ता है उस कर्ज का। और ये तब है जब युगावतार नरेंद्र मोदी जी इस तरह की योजनाओं को रेवड़ियां कहते हैं। वे कहते हैं मैं रेवड़ी कल्चर खत्म करने आया हूं इस देश से। और उन्हीं की पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में चरण पादुकाएं, पानी की कुप्पी और छाते भी बांट रही है। इसका अर्थ यह है कि 15 से 20 साल उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि इस वक्त उन्हें इस तरह से चप्पलें तक बांटनी पड़ती। ये खतरा वे देख पा रहे हैं कि लोग असंतुष्ट हैं, लोग नाराज हैं, लेकिन मतदान में क्या होगा हम नहीं जानते। हो सकता है कि ये जो लोक लुभावन वादे हैं, ये जो साड़ियों का भी जिक्र किया उन्होंने, साड़ी भी पहुंचेगी बहन की गांव में, 200 रुपए खाते में पहुंचेंगे, तो ये सब शायद इसीलिए करना पड़ रहा है। जी जी, आपके पास आते हैं भाई साहब फिर से। राकेश अचल भाई साहब, मैं आपके पास आता हूँ। जो राकेश भाई ने एक पृष्ठभूमि रख दी और हमने वीडियो जो दिखाया कि क्या हुआ है 15 सालों में, लेकिन फिर भी आपसे एक सवाल तो बनता है कि जो अक्सर कानून का राज की बात, शासन का मतलब होता है कि कितना बढ़िया आपकी यहाँ कानून व्यवस्था है। शासन में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यहाँ
तो लेकिन हम देखते रहते हैं कि भले मोदी जी ये कहें कि जो है राजस्थान में बहुत ज्यादा रेप है या जो है वो उनको बंगाल रेप के मामलों में दिखाई पड़े, लेकिन हम देख रहे थे कि मध्य प्रदेश में भी कम रेप की घटनाएं नहीं हुई। और अगर बात करें कि 2000 से ज्यादा घटनाएं जो है रेप की 2021 में दर्ज की गई, जब ये एनसीआरबी का रिपोर्ट है भाई साहब। तो क्या मध्य प्रदेश में कानून का राज रहा है? शिवराज जी के राज में कानून का राज रहा है? आप इस पे बात करें। राकेश भाई अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा। कानून का राज तो मध्य प्रदेश में है। उसी कानून के राज के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी पिछले 20 साल से काबिज हैं और उन्होंने इस मामले में अपने नेता नरेंद्र मोदी को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन कानून और व्यवस्था की जब आप बात करते हैं तो आप देखिए कि ये कृष्ण युग में चल रहा है मध्य प्रदेश। यहाँ दलितों के ऊपर आप पेशाब कीजिए और हमारे कृष्ण भगवान जो मुख्यमंत्री जी हैं वो जाके उनके चरण पखार देंगे। आप शारदा महर में जो मंदिर है वहां पर आप देवी का लोक बनाइए और उसी लोक के पुजारी, भविष्य के लोक के पुजारी वहाँ एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार में पकड़े जाएंगे। दतिया में चले जाइए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे बलात्कार में शामिल होते हैं। तो बलात्कार भारतीय जनता पार्टी की भी एक संस्कृति है और वो एनसीआरबी के आंकड़ों से डरती नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार एनसीआरबी के आंकड़ों से अगर डर रही होती तो यहाँ पर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के ऊपर अत्याचारों की जो आए दिन घटनाएं होती हैं, किसी के मुंह पे आप मैला पोत दीजिए, किसी के मुंह में मैला डाल दीजिए, किसी को नंगा घुमा दीजिए, ये बहुत आसान चीजें नहीं हैं। तो कानून और व्यवस्था उनकी प्राथमिकता में नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में सिर्फ वोट है। इसके लिए पहले आदिवासियों को टारगेट किया, उनके लिए प्रधानमंत्री जी को बुला के कहीं से उनकी पुरानी एक महारानी कमला बाई को ढूंढा गया, उनके नाम पे स्टेशन कर दिया गया। छुट्टियां तो आप जानते ही हैं कितने आदिवासी लीडरों के नाम से मध्य प्रदेश में हो चुकी है। तो स्थिति ये है कि कानून का राज नहीं है, या भाजपा का राज है और भाजपा के राज में जो कुछ संभव हो सकता है, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश के आसपास जहां भी भाजपा का राज है। आज उत्तर प्रदेश में ही आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में मेरठ में वही सब हुआ जो मणिपुर में 3 मई से अभी तक चल रहा है, लेकिन वहां भी कहीं कोई पत्ता हिलने वाला नहीं है क्योंकि संवेदनाएं मरी हुई हैं। इस सरकार को सिर्फ वोट चाहिए, वो चाहे जूते बांट कर मिले, चाहे छाते बांट कर मिले, चाहे कुर्सी बांट कर मिले और चाहे तो 1000-1000 रुपए बहनों के हाथ खाते में डाल के। तो इस सौदेबाज सरकार के मन में जो घबराहट है उसके बारे में डॉक्टर पाठक ने अभी जिक्र कर ही दिया है कि माननीय देश के गृह मंत्री मणिपुर छोड़ करके संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश हो गया है, उसकी तैयारियां, उसका क्या जवाब देना है उसे छोड़ करके मध्य प्रदेश में सप्त परिक्रमाएं कर रहे हैं। और ये परिक्रमाएं अगर उनकी सार्थक नहीं होती हैं तो आप तय मान कर चलिए कि 2024 में जिस तीसरे टर्म का सपना क्या भविष्यवाणी माननीय प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा और इसमें बहुत ही संदेह रहे। जी ये सुधीर सक्सेना भाई साहब, मैं आपके पास आता हूँ। आप कवि हैं, लेखक हैं, पत्रकार तो है ही आप, लेकिन एक कवि और लेखक के पास अतिरिक्त जो है एक खाना होता है जिसमें संवेदना भरी रहती, जिसमें दिखाई पड़ता है कि मनुष्यता कहाँ छूट रही, जिसमें दिखाई पड़ता है कि कला कहाँ छूट रही, क्योंकि कला ही हमारे जीवन को संवारती है। अगर सौंदर्य बोध नहीं है, अगर कला की समझ नहीं है, तो एक जो संस्कृत में मैं बचपन में मैंने हमारे बिहार में पढ़ाया जाता था, उसमें सुभाषित कहते थे उसको संस्कृत में, उसमें था कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषानहीन। तो भोपाल जो शहर आपका है वो तो बड़ा कला की भूमि मानी जाती है और वहाँ जो भारत भवन का निर्माण किया गया और नाट्य और संगीत और ये सारी चीजें जो बड़ी महत्वपूर्ण जगह रही है मध्य प्रदेश में, भोपाल और भारत भवन खास करके। और एक जो है एक समा रहा कि वहाँ पे कुछ अर्जुन सिंह खास करके मैं नाम उनका लूं कि उन्होंने कला संस्कृति पे बहुत काम किया और मुझे लगता है कि देश में उतना काम नहीं हुआ जितना उन्होंने काम किया। बाकी उनके ऊपर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अलग कहानी है, लेकिन काम करने की अगर बात करें
तो आप क्या देखते हैं, ये जो सरकार है शिवराज सिंह की, जो 15 साल से आप सरकार देख रहे हैं, इन सरकारों ने कला संस्कृति को लेकर के, मनुष्यता को लेकर के, मानवीयता को लेकर के कितना काम किया? धरन जी, ये आपने बहुत ही अलग पिच पर बात की है। सन 80 के दशक में जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे और जब भारत भवन की स्थापना हुई और तमाम कार्य हुए, तो भोपाल हिंदुस्तान में कलाओं की राजधानी के तौर पर उभर कर आया था। लेकिन आज नई सदी के पिछले 15-20 वर्षों की अगर बात करें तो भोपाल उस विशेषण से या उस प्रतिष्ठा से वंचित हो चुका है और पूरे मध्य प्रदेश में कला और संस्कृति के नाम पर अपसंस्कृति विकसित हुई है और वही अपसंस्कृति आज राजनीति में भी हावी है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कम लोगों को विजुअल दिखाया जिसमें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह छतरियां बांटने की बात कर रहे हैं स्त्रियों को। तो जिस प्रदेश में लड़कियां या स्त्रियां छतरी के नीचे अगर भीगने को अभिशप्त हैं तो उस प्रदेश को आप क्या कहेंगे? छतरियों से बचाव नहीं हो रहा बल्कि जो छतरियां उन्हें दी जा रही हैं उसके नीचे उनके भीगने की ज्यादा आशंकाएं हैं। आप देखिए, झाबुआ की घटना देखिए, घोड़ा डोंगरी की घटना देखिए, मैहर की घटना देखिए, जबलपुर की घटना देखिए, और आज की तारीख में नहीं पिछले 15-20 सालों से मध्य प्रदेश पूरे देश में बलात्कार में अव्वल है। उत्पीड़न की शिकायतें, दमन की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और सरकार उनकी रोकथाम तो छोड़िए, कहीं ना कहीं उसका आचरण इस तरह से है कि घटनाओं को या तो दबाया जाए या जो उसके अपराधी या दोषी हैं उनको कहीं ना कहीं महिमा मंडित और उनको प्रतिष्ठित किया जा रहा है। जेल से निकलकर अगर कोई इनका अपराधी या इनकी विचारधारा का व्यक्ति आता है तो उसका सम्मान होता है, उसको मालाएं पहनाई जाती है, उसकी जय जयकार होती है। लड़कियों की शिकायत पर एक शासकीय अधिकारी गिरफ्तार होता है और अगले ही दिन तमाम गवाहों के बयान के बावजूद उसको जमानत मिल जाती है। तो ये लगातार जो मध्य प्रदेश में, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, ऐसी घटनाएं लगातार घट रही हैं। आप दोनों विजुअल देखिए, ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति पर पेशाब की गई उसके चरण नहीं पखारे गए बल्कि किसी और व्यक्ति को लाकर उसके चरण पखारे गए हैं, लेकिन मामले को उसको ठंडे बस्ती में डाल दिया गया। तो एक जो स्वांग चल रहा है आदिवासियों की, हरिजनों की, स्त्रियों की, सबके सम्मान का एक वास्तविक हृदय से संवेदना के स्तर पर कोई उनके प्रति चिंतनीय बातें नहीं हो रही हैं, बल्कि एक स्वांग है, एक राजनीतिक स्वांग है। और अब आज के तारीख में तो सारे सत्ता सूत्र जो हैं, चुनाव के जितने सूत्र हैं, वो सारे अमित शाह और केंद्रीय मंत्री दो नरेंद्र सिंह तोमर और वैष्णव और भूपेंद्र यादव की उंगलियों से लिपटे हुए हैं। 20 दिन में अमित शाह का 3 बार मध्य प्रदेश आना और मणिपुर जो पिछले लगभग 3 माह से जल रहा है, जहां लगभग 250 लोग मर चुके हैं और जिसकी यूरोपीय संसद तक ने भर्त्सना की है या चिंता व्यक्त की है, मणिपुर न जाना बल्कि बार बार मध्य प्रदेश में आना जाहिर करता है कि ये सरकार संवेदना शून्य है, जन विरोधी है। इसीलिए उसके लिए चुनाव पहली प्राथमिकता है, न कि कहीं हिंसा, तनाव, उत्पीड़न, दमन। उसको प्रगति से इससे कोई मतलब नहीं है। आप लगातार एक घटनाएं देखिए, सरकार मध्य प्रदेश में अपने कार्यों और अपने आचरण के बजाय खैरात पर चुनाव जीतना चाहती है। हमारे पूर्व वक्ता ने कर्जे की बात की, राकेश पाठक जी ने। आप देखिए, मतलब जो चारवाक दर्शन में सनातनियों की आस्था है, ऋण लेकर घी पियो। तो सत्ता के घी का सेवन करने के लिए जिस तरह से लगातार ऋण लिए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री को यकीन है कि वो इस रेवड़ियां बांटने की संस्कृति विकसित करके कहीं ना कहीं चुनाव जीत लेंगे, लेकिन जमीन लगातार बीजेपी के पांव तले से सरक रही है, लगातार अपशकुनी घटनाएं हो रही हैं और अगर यही स्थितियां रही, कोई बड़ी घटना नहीं घटती है या कोई कहना चाहिए कि क्रांतिकारी परिवर्तन या कोई बहुत आचरण के स्तर पर नई चीजें सामने नहीं आती हैं, तो ये तय है कि मध्य प्रदेश परिवर्तन की दहलीज पर है और नवंबर के सर्द महीने में यहाँ पर नए गुल खिल सकते हैं, नई चीजें, नए चेहरे सामने आ सकते हैं। जी जी, विजय भाई साहब, मैं आपके पास आता हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, 3 जो है नागरिकों की, आप अनम्यूट कर लीजिएगा विजय भाई साहब। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं नागरिकों के लिए, जिससे हमारा समाज तरक्की करता है।
तो ये जो शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार के जो सवाल है उसको म्यूट हो नहीं रहा है। हाँ हो गए अनम्यूट हो गए, अनम्यूट हो आवाज आ फिर म्यूट हो गए, वापस म्यूट हो गए। हाँ ठीक है, अभी ठीक है, खाली कैमरा ठीक कर, अनम्यूट हो गए फिर अनम्यूट हो गए। हाँ ठीक है, अभी कैमरा ठीक कर दीजिए। तो हाँ ठीक है, तो मैं ये बात कर रहा था कि जो इन सवालों पर जो गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश की वो कहाँ खड़ी दिखती है आपको, कितना काम किया है उसने? ऐसा है कि ये सभी लोगों ने कहा कि रेवड़ियां ये वो, अभी मैंने कल ही पढ़ा कि हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं केंद्रीय गडकरी जी, उन्होंने स्वीकार किया कि 1-1 किलो हमने मांस सबके यहाँ भिजवाया था, फिर भी चुनाव हार गए। तो रेवड़ी बांटने का हर्ष जो है वो ये नहीं होता है। मिसेस गांधी 77 में जब चुनाव लड़ी तो मैं वहां गया था और फोतेदार जी बंटवा रहे थे उस समय उनको कंबल अंबल सब। उसके बाद मिसेस गांधी हार गए। आपका जब चुनाव विधानसभा में हुआ तब भी मैं वहीं दिल्ली में था और एक माननीय बड़े मंत्री के यहाँ था जिनके यहाँ से सारा बंदोबस्त हो रहा था, और वहीं पर श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय आए और उन्होंने कन्फेस किया कि चाहे जितना हम दें ये लोग कंबल ले लेंगे, सब ले लेंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि वोटर मन बना लेता है इन चीजों से। लाभार्थी जो संज्ञा दी गई है, लाभार्थी जो है वो जानता है कि ये अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, ये दे रहे हैं सरकार के पैसे से। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि श्रीमान शिवराज सिंह जी का 20 साल का दही और मोदी जी का 9 साल का दूध सड़ गए, इसलिए अब ये नहीं चल पाएंगे। रही बात इसकी कि बलात्कार की, मैंने आज ही एक लेख लिखा है कि जिस प्रकार नीरो ने ईसाइयों को टारगेट किया था अपनी हरकतों के लिए, उसी प्रकार से केंद्र सरकार के मुखिया अपने मित्र अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए कुकियों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि कुकी उन जगहों पे रह रहे हैं जहां पर पाम प्लांटेशन होना है और जिसका कि ठेका अरबों रुपए का अडानी जी को दिया गया है। इसलिए लड़ाई होती है, युद्ध होते हैं, स्वार्थों से होते हैं, इंडस्ट्रियल स्वार्थों से होते हैं, व्यापारिक स्वार्थों से होते हैं। लेकिन किसी एक देश में उस देश की सरकार इस तरीके की अनदेखी अपने ही नागरिकों के प्रति करे, उन्हीं की दुश्मन हो जाए। मणिपुर में जो नरसंहार हो रहा है ये एथनिक क्लिंजिंग है, वैसे ही जैसे म्यांमार में वहां भी कुकी कर एथनिक क्लिंजिंग हो रही है। अभी मिजोरम, नागालैंड, यहाँ सब ईसाई लोग हैं। इन लोगों में जो एक धर्मिता है और जो एक वो सहभागिता है, एक दूसरे के दुख को एहसास करने की बात है, वो इनको परेशान करेगी और इतना परेशान करेगी कि उसकी लपट बिहार और बंगाल उड़ीसा तक आएगी। बंगाल उड़ीसा में तो वैसे गैर बीजेपी सरकार है, बिहार में भी गैर बीजेपी सरकार है, तो लाभ जो है बीजेपी को कहीं नहीं होता दिख रहा है। और आपने पूछा शिक्षा की बात, मैं वापस हाँ बिल्कुल उस सवाल पे जी। शिक्षा में बात यह है कि अभी हाईकोर्ट में नर्सेस का चल रहा है केस, नर्सिंग कॉलेज का, जिसमें सलीमत ने इतने सख्त स्ट्रक्चर किए हैं कि उन्होंने यहां तक कहा कि जो नर्सिंग काउंसिल की सेक्रेटरी है कि किस आधार पर एक्रेडिटेशन दे दिया कॉलेजेस को, किस आधार पर आपने इम्तिहान कराया। आप सोचिए, हजारों लड़के जो इम्तिहान में बैठे नर्सिंग के कोर्स के, आज वो सड़क पे है क्योंकि न तो इम्तिहान दे सकते हैं और जिन्होंने इम्तिहान दे दिया है उनके रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो सकते। एमबीए के कॉलेज यहाँ गली गली में, जैसे कहते थे ना इलाहाबाद में अगर एक ईंट उठाओ तो एक छापाखाना और एक प्रकाशक मिल जाएगा, वैसे ही भोपाल में अगर 2 ईंट उठाओगे तो एक कोई कॉलेज जरूर मिल जाएगा, चाहे मेडिकल का हो, होम्योपैथी का हो, आयुर्वेदिक का हो,
या बीबीए का एमबीए का हो, कोई हो। तो ये शिक्षा की हालत है, स्टैंडर्ड कुछ नहीं है, नंबर बहुत है। मैं यही कहना चाहता हूँ। जी जी जी, मैं ये कहूं कि आपने अच्छी बात कही। और आप मैं ये आगे देख रहा था कि दूसरे वक्ता को। जी 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 जी, हम दूसरे बात करते हैं, अरुण भाई से बात करते हैं, अरुण दीक्षित भाई से बात करते हैं। अरुण साहब अनम्यूट कर लीजिए। अभी जो हाँ, कहा बिल्कुल विजय कुमार तिवारी जी, विजय जी को कुमार तिवारी जी ने जो कहा कि शिक्षा की हालत ये है कि एक ईंट उठाइए तो दो उसमें से कॉलेज निकलते हैं नीचे से, तो मतलब बहुत कॉलेज खुल गए हैं, लेकिन बावजूद इसके मैं देख रहा हूँ डाटा, तो उसमें है कि आपके यहाँ के 70% आबादी जो है साक्षर है। साक्षर है मतलब जिसको अक्षर ज्ञान है, जो अपना नाम लिख लेता है या क ख ग पढ़ लेता है उसको साक्षर मान लेता है। पढ़ा लिखा कहना उचित नहीं शब्द है उसके। तो इतने सारे कॉलेज, इतनी सारी यूनिवर्सिटियां आपके यहाँ है, तो फिर 70% लोग ही क्यों साक्षर हो पाए? दरअसल देखिए, मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो बड़ी हास्यास्पद है। तिवारी जी ने जो कहा और पहले जो कहा गया, आज की परिस्थिति में कॉलेज मध्य प्रदेश में बैग में कॉलेज मिलेंगे, एक हैंड बैग में लेके कॉलेज घूमता है आदमी। और ये बात अभी नर्सिंग कॉलेजेस के समय में सामने आई है। इससे पहले जो नकल माफिया था भिंड, मुरैना और पूरे उस इलाके में, सभी लोग मध्य प्रदेश से जुड़े रहे। 30 साल से मैं भी यहाँ हूँ। वास्तविकता यह है कि कागज पर और बैग में, बैग कल्चर जो है, उस बैग में कॉलेज भी है, उस बैग में नोट भी है, उस बैग में बोर्ड भी है, सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। वास्तविक जमीनी स्तर यह है कि प्राइमरी स्कूल की बात करें तो पिछले सालों में केंद्र सरकार की रिपोर्ट कहती है हजारों स्कूल बंद हुए हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी हजारों स्कूल जो हैं वो बिना टीचर्स के चल रहे हैं, कुछ में एक टीचर है। जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी हालत यह है कि कोई देखने वाला नहीं है। सीएम राइज स्कूल बनाने की बात हो रही है, लाखों करोड़ों रुपया उन पर खर्च किया जा रहा है, लेकिन जो स्कूल आजादी के बाद से चल रहे हैं, जब से प्रदेश बना, उन स्कूलों के पास जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है, उन पर किसी का ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि उनसे मिलना क्या है? जब नया बनाएंगे, सीएम राइज स्कूल बनेगा, तो सबसे मजे की बात है कि सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं, उन लोग कौन बना रहा है? सबसे बड़ा खेल इस वक्त मध्य प्रदेश में जो चल रहा है, वो सारे साथी सहमत होंगे, वो साइफनिंग का हो रहा है। चाहे वो बेसिक एजुकेशन हो, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन हो, चाहे वो नर्सिंग एजुकेशन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग एजुकेशन हो। आज मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के, उनमें टीचर्स नहीं है, उनमें पर्याप्त स्टाफ नहीं है, और भर्तियां हो रही हैं, उनमें जो कुछ चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के परव्यू में है, सीबीआई जांच कर रही है। नर्सिंग कॉलेजेस को लेकर के जो टिप्पणी चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश ने की है कि जिस आदमी को मेडिकल यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर बना दिया वो डॉक्टर होने लायक नहीं है। दरअसल जो संघ की व्यवस्था है, जिसको आप सब समझते हैं कि सारे शैक्षिक संस्थानों पर, पदों पर उन्होंने उन लोगों को बिठाया है जिन्होंने नमस्ते बसले मातृभूमि वाला गीत गाया है। उनके पास डिग्रियां हैं कि है नहीं, उनका कोई अनुभव है कि नहीं है। जब अनपढ़ लोग शीर्ष पर जाएंगे तो वो क्या करेंगे? मध्य प्रदेश आज नए तरह के अनपढ़ दौर से गुजर रहा है, जहां जितने प्रमुख हैं, किसी भी संस्था का, सरकारी संस्था का प्रमुख उठा लीजिए और उसकी पृष्ठभूमि जांचिए, वो कहीं से, वो सीधा नागपुर से जुड़ती है। और यही बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। शिक्षा के क्षेत्र में इतना पीछे हो गए हैं, बढ़िया इमारतें मिलेंगी, बड़े बड़े भवन मिलेंगे, अच्छे विज्ञापन मिलेंगे, और निजी कॉलेजों के संचालकों के साथ बड़े बड़े होर्डिंग राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के मिलेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि योग्यता के मामले में, शिक्षा के स्तर के मामले में मध्य प्रदेश इतना नीचे है कि आप नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की कल्पना नहीं कर सकते, वो पिछड़े माने जाते हैं। बड़ा शान से खोला गया था अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय, आज किस हाल में है? एक बौद्ध विश्वविद्यालय खुला है सांची में, उसकी क्या स्थिति है? कहीं कोई मॉनिटरिंग नहीं है, सब जगह संघ के लोग बैठा दिए गए हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के हाथ में भी नहीं है, शिक्षा मंत्री के हाथ में भी नहीं है। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि जिस राज्य का शिक्षा मंत्री, उसका पीए सौदे करता हो, मंच पर शिक्षा मंत्री भाषण देते हैं, नीचे उनका पीए ओएसडी पैसे की डील कर रहा है, उसमें मंत्री के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उसको संघ का संरक्षण है, ओएसडी को हटा दिया जाता है। तो जब पूरा का पूरा सिस्टम इस तरह से चल रहा है कि अपने लोग, अपनी व्यवस्था, अपना एजेंडा लागू करना है, नॉर्मल किसी चीज पर कोई ध्यान नहीं देना है। लेकिन दावा जब करेंगे मुख्यमंत्री रैंप पे चलते हुए,
काश में जब छतरी, चप्पल और पानी की कुप्पी और साड़ी बांट रहे थे तो एक बात वो ये कह देते कि हाँ, वो बच्ची जिसका मैं मामा बना हूं, स्वघोषित मामा बना हूं, वो भी सुरक्षा का भी उसको एक छतरी दे रहे हैं, उसके साथ कोई मंदिर के काम करने वाले बलात्कार नहीं करेंगे, भाजपा का कार्यकर्ता का बेटा उसकी लड़की से बलात्कार नहीं करेगा, और भाजपा नेता गोली मार के हत्या नहीं करेगा। छोटी छोटी चीजों में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि देश की संसद में एक महिला मंत्री जो थोड़े दिन पहले अपनी युवा बेटी के मांस बेचने के रेस्टोरेंट के बवाल पे तो बेटी की दुहाई दे रही थी, वही कल संसद में खड़े होकर मणिपुर की तुलना मध्य प्रदेश और राजस्थान की छोटी छोटी घटनाओं से कर रही थी। कहां एथनिक वायलेंस, कहां सुनियोजित जातीय संघर्ष और कहां छोटी घटनाएं, कहीं कुछ नहीं। जब अपने पर आती है तो एक साथ ऐसे दौड़ते हैं कि जैसे सारा विपक्ष सब बेकार है, लेकिन जहां बचाव की स्थिति होती है अरुण भाई से मैं आपके पास आता हूं। प्रकाश भाई, जो बता रहे थे अरुण दीक्षित साहब, या जो बताया विजय जी ने, या बताया सुधीर भाई ने, या और हमारे दोनों राकेश भाई ने बताया, उससे एक तस्वीर तो मिलती है जो मध्य प्रदेश के बाहर लोग रहते हैं उनको, कि मध्य प्रदेश किस तरीके का है, और जिस तरह से वो छाता चप्पल बांट रहे हैं अभी चुनाव के समय, उससे भी पता लगता है। इसीलिए मैंने वीडियो दिखाया है सोशल मीडिया से, उनके ही ट्विटर हैंडल से निकाला है मैंने। ये मैंने इसलिए दिखाया है कि बताइए, आपने 15 साल से अधिक समय शासन किया और अभी छाता चप्पल बांट रहे हैं, तो किताबें कब बटेंगी, बाकी अस्पताल में दवाइयां कब मिलेंगी। तो आपका शहर तो बड़ा खूबसूरत शहर माना जाता है, हिंदुस्तान का सबसे नंबर 1 स्वच्छ शहर माना जाता है, तो वहां बीमारियां कम होती होंगी, मुझे लगता है ज्यादातर लोग निरोग रहते होंगे। तो क्या वहां अस्पताल जो है ठीक ठाक है, या अस्पतालों की हालत दयनीय है? सड़कें भले अच्छी दिख रही हैं, लेकिन अस्पतालों की हालत कैसी है? धनंजय जी, इंदौर की 2 खूबियां हैं इंदौर की सड़कों की। इंदौर की सड़कों पे या तो गड्ढे हैं या स्पीड ब्रेकर, इसके अलावा कुछ नहीं है। यानी आप कहीं भी स्पीड में नहीं जा सकते। जहां नगर निगम प्रशासन, यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है, नगर निगम में भी बीजेपी है, प्रदेश में बीजेपी है, देश में बीजेपी है, लेकिन सड़कों पर गड्ढे या स्पीड ब्रेकर इसलिए रखे गए कि दुर्घटनाएं कम से कम हो। अस्पतालों में लोगों के इलाज की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो लोग तेज गाड़ी न चलाएं, ये कोशिश है सरकार की, प्रशासन की। इंदौर ऐसा शहर है जहां हर चीज इवेंट के लिए बड़ी मशहूर है। G20 के देशों की 3री बैठक पिछले दिनों यहाँ हुई, और जब बैठक होती है तो छोटी छोटी गुमटियों को ढक दिया जाता है, दीवारें पोत दी जाती है, और तमाम नेताओं के बड़े बड़े होर्डिंग लग जाते हैं। उन नेताओं प्रकाश जी, मिट्टी पर हरे रंग का पेंट पोतकर घास जैसा सीन बना दिया जाता आपके इंदौर में जी, हमने देखा था। जी G20 की बैठक में जब मुख्य बैठक हुई थी एक बार, तो ये भी किया गया कि जब डिवाइडर्स की हरी घास सूख गई तो उस पर हरा रंग लगा दिया गया। तो ये सब चीजें, दरअसल इवेंट करने के मामले में इंदौरी लोग बहुत आगे हैं, जिसका काफी श्रेय हमारे इंदौर के नेताओं को जाता है, जो बीजेपी के अखिल भारतीय महासचिव भी हैं। इंदौर में भंडारे और प्रसादी ये सब बहुत आम चीज है, और आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश का टोटल रेवेन्यू का 40% से ज्यादा केवल इंदौर देता है। और यहाँ तमाम चीजें, बड़े बड़े लोगों को जो उपहार मिलते हैं वो ऐसे हैं, किसी को जमीन मिलती है, किसी को क्या मिलता है। और जो इलाज की बात आपने कही, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर 2-3 महीने में कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा कर देते हैं, और इंदौर के पास उज्जैन में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा पिछले 7 बार हो चुकी है, लेकिन अभी तक जमीन उसे नहीं मिली है। उज्जैन में महाकाल लोक बना, पूरे प्रदेश में लोक बनने की परंपरा चल रही है। कहीं टंटिया मामा लोक बन रहा है, तो ओंकारेश्वर में एक अलग लोक बनेगा, तो जाना पाव में परशुराम लोक बनेगा। तो जितने भी मंदिर हैं उन सबको लोक में परिवर्तित कर दिया जाएगा। मंदिर अब नहीं होंगे, केवल लोक होंगे, और उन लोक में जाने के लिए टिकट लगेगा, काफी अच्छा टिकट लगेगा। 1550 रुपए में आप पूजा पाठ करा पाएंगे, 750 रुपए होंगे तो जल्दी दर्शन कर पाएंगे। बड़ी अच्छी व्यवस्था मध्य प्रदेश में हो रही है। मध्य प्रदेश की खूबी यह है कि हमारे लोग जो हैं ये भ्रष्टाचार निरपेक्ष हो चुके हैं, करप्शन निरपेक्ष प्रदेश हो चुका है, और हमारा शहर निरपेक्ष
घोटालों के मामले में निरपेक्ष है। एक सूची कई बार आती कि इतने घोटाले हुए। कभी डीमेट घोटाला होता है, कभी पटवारी की भर्ती में घोटाला होता है, कभी पीएससी की परीक्षा में घोटाला होता है, कभी मुख्यमंत्री के साले पर फर्जी दस्तावेजों से पंजीयन कराने का आरोप लगता है, कभी बाणसागर परियोजना में होता है, कभी तेंदुपत्ता में घोटाला होता है, कभी ड्रिप इरिगेशन में होता है, कभी परीक्षा में घोटाले होते हैं, कभी भर्ती में घोटाले होते हैं, और कभी तो भर्तियां होती ही नहीं है। तो हम बहुत यूनिक प्रदेश हैं, और जैसा हमारे अरुण दीक्षित जी हमेशा कहते हैं कि एमपी अजब है, एमपी गजब है। धनंजय जी। तो घोटाले और अस्पताल और शिक्षा की हालात तो हमने देख लिए। मैं आता हूं पहले राकेश भाई, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले आना चाहता हूं सुधीर भाई साहब के पास। सुधीर भाई साहब चाय पी रहे हैं, यार अच्छी बात है जी। चाय पीते पीते ही बताएं, क्योंकि जीवन जो है जितना कैजुअल हो उतना अच्छा है, जितना सहज हो उतना अच्छा है जीवन। और आपका प्रदेश जो मध्य प्रदेश है, वो प्रदेश मैंने कहा जैसा पहले कि कला का प्रदेश है, अब हम उसको देखते हैं कि संस्कृतियों का भी प्रदेश है। अलग अलग संस्कृतियां हैं आपके प्रदेश में, और आदिवासी भी बहुत रहते हैं वहां पे। कुछ मुझे लगता है कि धनंजय जी ये कलाकारों का प्रदेश है, कला का प्रदेश नहीं है, कलाकारों का प्रदेश है। और तरह हाँ मैं समझ गया, कई कलाकार, कई तरीके के कलाकार हैं, तो कला का प्रदेश है। प्रकाश जी जो बात कर रहे हैं, कलाकारों को इन्वर्टेड कमा में रख के बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैंने देखा वो इन्वर्टेड कॉमा किया इन्होंने, कोट अनकोट जिसको कहते हैं। तो आदिवासियों की संख्या वहाँ 21% है, और आदिवासी कल्चर के लिए, हालांकि छत्तीसगढ़ अलग हो गया है, बावजूद इसके अभी भी मध्य प्रदेश हम देखते हैं तो आदिवासियों का प्रतिशत अच्छा खासा प्रतिशत है। मंत्री भी हैं आपके मध्य प्रदेश में भी, और दिल्ली में भी मंत्री हैं। तो मैं कहूँ कि जो खजुराहो भी एक वहां पे है, बड़ा फेमस है खजुराहो, और बड़ा फेमस है आपके यहाँ महाकालेश्वर उज्जैन की। जब हम बात करते हैं तो धर्म और संस्कृति का, कला का तो ही, धर्म और संस्कृति का भी केंद्र है। और इस केंद्र में जब धर्म की बात करते हैं तो अक्सर, चूंकि रामचरितमानस पे बहुत विवाद हुआ है, रामचरितमानस पे उत्तर प्रदेश और बिहार में खास करके खूब चर्चाएं हुई है, और अभी छत्तीसगढ़ में चर्चा चल रही है कि रामायण को लेकर के जो वहाँ पे किया जाता है हर साल, वहाँ पे कुमार विश्वास को बुलाया गया और उनको ढेर सारा पैसा दे दिया गया, और जो राम नामी कलाकार वहाँ हैं उनको बहुत कम पैसे दिए गए। उनकी एक तरह से 33,000 में रामनामी कलाकार, 60 लाख में जो है कुमार विश्वास। तो इस तरह की बातें चल रही है वहां। तो मैं कहूं कि जो तुलसीदास जी ने एक लाइन कही थी धर्म को लेकर के, कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई। तो आपके यहाँ जो धर्म का रूप दिखाई पड़ता है, जो संस्कृति का रूप दिखाई पड़ता है, वो क्या तुलसीदास जी के कथन जैसा है? देखिए, आपने अपने वक्तव्य में कुछ चीजें रेखांकित की हैं। आपने तुलसीदास जी की चौपाई की बात कही, गांधी जी के प्रार्थना के बोल याद कीजिए, वैष्णव जन तो तेणे कहिए, जे पीर पराई जाने। जी, ये लोग वैष्णव धर्म की, सनातन धर्म की बात जरूर करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में जितना अधिकतम, मैं अधिकतम शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अधिकतम पाखंड धर्म के नाम पर हो सकता है, उससे अधिक पाखंड मध्य प्रदेश और अन्यत्र किया जा रहा है। सरकार का काम स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, अस्पताल खोलना, शोध को, वैज्ञानिक चेतना को, कला को, साहित्य को, संस्कृति को बढ़ावा देना है। लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार या तो अपनी मंत्री अपनी जेबें भरने के अलावा सिर्फ इनका एक काम रह गया है, मंदिर बनवाना, कहीं पर महालोक बनाना, कहीं पर किसी महापुरुष या संत कवि की स्मृति में मंदिर बनवाना, कहीं और काम करना। तो 100 करोड़ रुपए, कई 1000 करोड़ रुपए सिर्फ मंदिर पे खर्च करना और बुनियादी या मूलभूत सुविधाओं को भूल जाना बहुत चिंतनीय और आगे के लिए, या हमारे समाज के लिए, या हमारी सभ्यता और राजनीतिक संस्कृति के लिए बहुत खतरनाक घटना है, और इस पर लोगों को गौर करना चाहिए। आपने संस्कृत की बात कही, तो मैंने पहले भी कहा कि मध्य प्रदेश संस्कृत की बजाय अपसंस्कृति में आज की तारीख में आगे है। आदिवासी मतदाताओं की, आदिवासी बहुलता की बात करें तो मध्य प्रदेश में 87 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित हैं, इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उनमें पिछले चुनाव में कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली थी। और इस बार भी आप गौर करें
तो नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रचार के अभियान का नाभिकीय चेहरा है। अमित शाह की उंगलियों से सारे सूत्र लिपटे हुए हैं और उनको जो 2 मंत्री साथ उनका दे रहे हैं, वो दोनों ही मंत्री, वैष्णव और यादव, दोनों ही मंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं और वो लोकसभा के लिए निर्वाचित नहीं है और उन्होंने कोई भी चुनाव नहीं जीता है, लेकिन वो अमित शाह के कमांडर हैं मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर। 2 मंत्री और हैं यहाँ से, फग्गन सिंह कुलस्ते और वीरेंद्र खटीक, एक आदिवासी हैं, एक हरिजन है, लेकिन इन दोनों की भूमिका चुनाव प्रचार में या चुनाव अभियान में अभी तक नगण्य है। एक और यहाँ की नेत्री हैं उमा भारती, जिनको मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अपदस्थ करके बीजेपी को सत्ता में लाने का 100% लगभग श्रेय जाता है। आज की तारीख में उमा भारती के लिए कोई भी भूमिका बीजेपी के आला कमान ने अभी तक तय नहीं की है, जबकि लगभग 20 सीटें ऐसी हैं जो लोध बहुल हैं और जहां के लोध मतदाता चुनाव के ऊंट की करवट का फैसला करते हैं। तो इन सब बातों से आप अंदाज लगाइए कि हरिजनों से, आदिवासियों से, महिलाओं से, बच्चों से, दीनों से, विकलांगों से, दिव्यांगों से भारतीय जनता पार्टी को कितनी सहानुभूति है। उनके लिए मणिपुर मायने नहीं रखता है, उनके लिए पेशाब कांड मायने नहीं रखता है, उनके लिए वो चीर देने की बात करते हैं, लेकिन चीर हरण कौन कर रहा है इस पे देखिए। वो छतरी देने की बात करते हैं, लेकिन छतरी में कितने छेद हैं, उसके नीचे आने वाला कितना भीगेगा इसकी बात नहीं करते हैं। वो चरण पादुका की बात करते हैं, लेकिन राह में कंकड़ या कांटे कौन बिछा रहा है इसकी बात नहीं करते हैं। इन सब के मद्देनजर मुझे लगता है कि अगर जनता जागरूक है और जनता अपने विवेक से फैसला करेगी तो मध्य प्रदेश में इस वर्षांत के चुनाव में हम एक नई फिजा देखेंगे और नई सत्ता और नए चेहरे हमारे सामने होंगे। राकेश आचार्य भाई साहब, मैं आपके पास आता हूं। जिस तरह से डॉक्टर सुधीर ने बताया कि कितनी संवेदनशील है ये सरकार दलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, तो एक जो कांड आपके यहाँ बड़ा चर्चित हुआ, पेशाब कांड, और उस कांड में देखा कि मुख्यमंत्री जी ने चरण पखारे उसके और माफी मांगी, कहा कि हमारे राज्य में आपके साथ ऐसा हुआ, बड़ा दुख हुआ। लेकिन बाद में मैं जो वीडियो एक देख रहा था उस व्यक्ति का, अपने गांव गया, वो जिसने पेशाब किया था वो भी उसी गांव का था, पंडित। उसने कहा कि अब क्या कहे, जी जी बिल्कुल। तो उसने कहा कि क्या करें, अब हो गया, उनको जाने दीजिए। तो ये जो बोल रहा था वो व्यक्ति, उसने क्षमा कर दी थी उसने, या वो डरा हुआ था? देखिए धनंजय जी, न तो हेलो जी आपसे, जी हाँ बोलिए। देखिए, न तो आरोपी डरा हुआ है और न ही उसे कोई किसी ने क्षमा दान दिया गया है। उसके लिए तो जो उसका तात्कालिक गुस्से में सरकार ने जो अपना तालिबानी जो कल्चर है, जो बुलडोजर संहिता मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है, जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चलती है, तो उस आरोपी का मकान थोड़ा बहुत तोड़ दिया था। लेकिन आप हैरान होंगे कि उसी सीधी में उसी सत्तारूढ़ दल की पार्टी के लोगों ने, उसी जाति के लोगों ने उसका थोड़ा सा टूटा मकान पूरा बनाने के लिए 40-50 लाख रुपए का चंदा रातों रात इकट्ठा कर दिया। तो अगर यहाँ कानून का भय होता, अगर यहाँ बुलडोजर का भय होता, अगर यहाँ मुख्यमंत्री का डर होता, तो क्या ऐसा संभव था? बिल्कुल संभव नहीं था। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि मध्य प्रदेश में कानून का राज तो है नहीं। द्वापर में जो राज चल रहा था कि जूते मारो और पांव पखारो, वो चल रहा है। सरकार का खजाना तहस नहस कर दिया। जैसे शुरू में हमारे मित्रों ने कहा, कितने करोड़, मतलब इतना उधारी मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुई जितनी आज हुई है। और सीधे सीधे ये है कि हमें तो वोट चाहिए, चाहे आप छाता ले लो, चाहे आप राखी बंधवाने के एवज में 1000 रुपये ले लो, चाहे आप जूते चप्पल ले लो, वोट दे दो। और उस वोट के लिए भी पैसा सरकार का। सारी विकास योजनाएं ठप है, सारे विभागों के बजट में कटौती कर दी गई है, भुगतान किए नहीं जा रहे हैं, सड़कों में 5-5, 10-10 फुट के गड्ढे हो गए हैं, सो कथित रूप से टास्क फोर्स बना दिए गए हैं, जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं, लेकिन मटेरियल खरीदने के लिए पैसा नहीं है। ठेकेदारों का जो सड़कें बनाते हैं, सरकार तो सड़क बनाती नहीं, सारा काम ठेके पे कराती है। 3-3 साल से भुगतान नहीं हुआ है।
तो अब ऐसे गड्ढों में चल करके मध्य प्रदेश नई विकास की इबारत दिखना चाहता है आने वाले 4-6 महीने में, तो आप समझ लीजिए कि वो इबारत कैसी होगी। मध्य प्रदेश ने 2018 के चुनाव में अपने आप को संभाला था, अपनी गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश की थी, लेकिन धनादेश ने जनादेश को चित कर दिया और यहाँ एक निर्वाचित सरकार चली गई। अब पूरी चर्चा में उस प्रसंग की बात नहीं हुई कि जिस व्यक्ति की वजह से मध्य प्रदेश में एक निर्वाचित सरकार गिरी, आज वही व्यक्ति मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में किस कोने में खड़ा है किसी को पता नहीं। चुनाव प्रचार के लिए समितियां गठित हो रही है, उसका कहीं नाम नहीं है। अभी जो नड्डा साहब ने अभी जो लिस्ट कल जारी की है पदाधिकारियों की, उसमें उसका कहीं नाम नहीं है। वो एक ऐसा खलनायक बन गया भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भारतीय जनता पार्टी को ही खोखला किए दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी में भी अब 3 तरह की पार्टियां हो गई है, एक शिवराज पार्टी, एक महाराज पार्टी, एक नाराज पार्टी। ये तीनों पार्टियां अगर मध्य प्रदेश में किसी के भी चेहरे पर वोट मांग लें और सफल हो जाएं, ऐसा होना संभव नहीं दिखाई दे रहा है। 2018 की पुनरावृत्ति साफ दिखाई दे रही है और ये इसको देखने के लिए आपको सिर्फ अमित शाह का चेहरा देखने की जरूरत है, शिवराज सिंह का चेहरा देखने की जरूरत है। जी जी मैं आता हूं विजय भाई, आपके पास आता हूं। ये बतलाइए कि जब आप सब जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, उससे लग रहा है कि काम बहुत नहीं हुआ, वहां पे बहुत गड़बड़ियां हैं जो आमतौर पे गड़बड़ियां होती है सरकारों की। बावजूद इसके इनको बार बार जनता क्यों चुनती है? ठीक है, पिछली बार उनको वोट नहीं मिला, बहुमत नहीं आया, लेकिन कांग्रेस को इतना भी बहुमत नहीं मिला कि वो जो है बड़े आराम से सरकार बना सके। ठीक है, वो बीच में सिंधिया जी ने गच्चा दे दिया और सारी कहानी बनी, लेकिन जनता इस तरह से या नागरिक इस तरह से निर्णय क्यों लेते हैं जब अच्छी सरकार नहीं है, फिर भी अगर शिवराज सिंह को चुनते हैं या कहते हैं कि बड़े लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, तो उसकी क्या वजह मानते हैं आप? क्या वजह देखते हैं? ऐसा है, सभ्यता के विकास के समय से समूह जो था वो हमेशा किसी 2-4 लोगों के चलाए चलता है, नेतृत्व कहते हैं। राजतंत्र हो या वैशाली का गणतंत्र हो, वहां पर भी हाथ दो ही होते थे। शरीर कितना बड़ा हो, दिमाग छोटे से दिमाग से ही शरीर चलता है, जनता भी चलती है, लेकिन कई मर्तबा जनता की इच्छाओं को कुचला भी जाता है। 1967 में विपक्ष जीता नहीं था, कांग्रेस की सीटें कम हुई थी, लेकिन विपक्ष ने दल बदल करा के वो बना ली सरकार है। 77 में मिसेस गांधी ने सब कुछ करा, कंबल बांटे, ये बांटा, लेकिन फिर भी खुद भी चुनाव हार गए। 80 में यही जॉर्ज फर्नांडिस एंड कंपनी ने सब कुछ किया, लेकिन नहीं जीते। ऐसा होता, मेरा अपना ये मानना है कि चुनाव पार्टियां नहीं जीतती हैं, जनता जिसे चाहती है उसे हराती है। जनता जिताती नहीं है, लेकिन जनता हराती जरूर है। और उसका हराने का जो कारण होते हैं वो होता है दूध का सड़ा होना, जो अब हो गया है दिल्ली में भी और यहां भी। मध्य प्रदेश जंगलों, आदिवासियों का यहां सम्मान था। जैसे कि जब कोई चमार केरला में कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन हो जाता था तो वो हिंदू के बराबर बैठ सकता था, वैसे ही यहाँ का आदिवासी सभ्य समाज में या सवर्ण समाज के साथ बैठ सकता था। लेकिन रीवा के इलाके में जहाँ के ब्राह्मण भिक्षा मांगते हैं, थैली चलती है जहां, वहां के उनका इतना दिमाग खराब है कि आप मान नहीं सकते। इतना अहंकार और इतनी जटिलता और इतने कूपमंडूक है। प्रकाश भाई जिस इंदौर से आते हैं वहां भी ब्राह्मण है, लेकिन वो लोग कूपमंडूक नहीं है। मालवा का ब्राह्मण समझदार है, पढ़ा लिखा है, अपने उच्च विचार रखता है। ग्वालियर में थोड़ा ठकुरास है, लेकिन रीवा में तो इतना गंदगी है। रीवा, सीधी, शहडोल, उमरिया, ये सब राम राम राम, बहुत बुरी हालत है। तो यहाँ पर गधे को घोड़ा बनाना कोशिश हो रही है, तो घोड़े तो बन नहीं रहे, खच्चर हुए जा रहे हैं। मेरा बस इतना ही कहना। जी जी अरुण भाई, मैं आपके पास आता हूँ।
ये जो कला के नाम पे गधे को घोड़ा बनाया जाना या खच्चर बनाया जाना, या जो कला के नाम पे चल रहा है, या कहें एक और बात मैं आपसे ऐड करूं, जो ब्राह्मण की बात की विजय भाई ने, तो ये ब्राह्मणवाद तो इस देश में है अभी भी। और ब्राह्मणवाद को मैं ब्राह्मण जाति से केवल नहीं जोड़ता हूँ, ब्राह्मणवाद को मैं श्रेष्ठतावाद से जोड़ता हूँ, और वो उसमें पिछड़े में भी ये श्रेष्ठतावाद है। दलित में भी कई दफा जो ऊंची कुर्सी में बैठ जाते हैं वो श्रेष्ठतावाद से पीड़ित हो जाते हैं कि मैं श्रेष्ठ। और जो कला है, वो कला तो लोगों को बनाती है, संवारती है, वो ऐठाती नहीं, ऐठ जाते हैं जो लोग, ऐठने का मौका नहीं देती है कला। लेकिन कला के क्षेत्र में भी जैसा विजय भाई बता रहे हैं कि वो उस तरीके के लोग आ जाएंगे जो धर्म के नाम पर, जो जाति के नाम पर, जो श्रेष्ठतावाद के नाम पर भेद करते हैं, तो फिर क्या होगा प्रदेश का। आज सबसे बड़ी कला और संस्कृति इस देश में, चाहे केंद्र शासित सरकार हो, चाहे वो राज्यों की सरकारें हो, इनका पहला टारगेट ब्राह्मण है। चाहे किसी भी स्तर पर देख लीजिए, संघ में चित्त पावन ब्राह्मण मुखिया हो सकता है, लेकिन बीजेपी में कौन बड़ा ब्राह्मण नेता है जो मुख्य धारा में है? नहीं है। नितिन गडकरी जो प्रधानमंत्री बनने लायक थे या जो मुख्यमंत्री बनने लायक थे, आज सच बोल रहे हैं और किनारे पड़े हुए हैं, बाकी किसी राज्य में नहीं है। तो आज सबसे बड़ी संस्कृति ब्राह्मण संविधान तो ये कहता है ना, संविधान तो ये कहता है कि कोई ब्राह्मण या कोई दलित होने के नाम पे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बनेगा। दलित हो या ब्राह्मण हो, सब बराबर है। और जो प्रधानमंत्री वो बनेगा जिसको संसद के जो ज्यादा सांसदों के लोग हैं जो चुनेंगे, वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये बोलते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि देश का प्रधानमंत्री मंच पे खड़े होकर कहता है क्योंकि मैं दलित हूं या मैं नीची जात का हूं इसलिए मुझे गाली दी जा रही है। ये और किसी ने नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है। उनको जाति देख के नहीं प्रधानमंत्री बनाया था। देश के उत्तर भारत के सभी राज्यों में समर्थन मिला, लेकिन वो खुद खड़े होकर बता रहे हैं, वो खुद कहते हैं कि मैं अकेला हूं और मुझ पे हमले हो रहे हैं। वो सबसे ज्यादा घटिया अश्लील हरकतें करते हैं, इशारे करते हैं, भाषा बोलते हैं, और उसके बाद वो दलितवाद की और बैकवर्ड उसकी शरण लेते हैं, उसका पिछवाड़ा लेते हैं। क्या करोगे आप? ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ। अच्छा, राकेश भाई को कहीं जाना है, पहले उनसे मुखातिब हो लेते हैं। देखिए राकेश भाई, ठीक है कि हम अभी जो पिछले जो सरकार में है उसकी आलोचना करेंगे, क्योंकि सत्ता में तो फाइनली आप हो, तो आपकी आलोचना होगी। लेकिन लंबे समय तक तो कांग्रेस भी रही मध्य प्रदेश में सत्ता में, और कहते हैं कि नींव जितना मजबूत होगा छत उतनी ही मजबूत होगी। अगर नींव ही कमजोर है तो छत कहां से मजबूत लेके आएंगे। तो जो दिग्विजय सिंह की सरकार थी 10 साल तक, या जो 1.5 साल तक है, ये 15 महीने तक की जो सरकार थी इनकी, कमलनाथ जी की, इन्होंने कमलनाथ जी की अगर बात करें बहुत विस्तार न लेते हुए, तो 15 महीने में जब कहते थे घोटालों का प्रदेश है, इतने घोटाला, व्यापम घोटाला, फलाना घोटाला, 20-25 घोटालों का जिक्र करते हैं, तो प्रधानमंत्री की तरह क्या वो भी बोलते रह गए 15 महीने? जिससे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि घोटालेबाजों को जेल भेजने की गारंटी देता हूं, तो 15 महीने में एकाध घोटालेबाज को तो भेजते हैं कमलनाथ जी। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन असल में कांग्रेस को बहुत लंबे समय बाद सरकार मिली थी, सत्ता में आए थे कमलनाथ, तो उनकी प्राथमिकता पहले विकास कार्य थे, विकास की योजनाएं थी, और मुझे ऐसा लगता है कि वो उसमें लगातार डूब गए। उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि मध्य प्रदेश में पिछले इतने साल, 15 साल जो सरकार रही थी बीजेपी की, उसके समय के जो घोटाले थे, फिर एक हनी ट्रैप का कांड हुआ था, वो भी सामने आया। तो कार्रवाइयां उस समय सचमुच में नहीं हुई। भले ये कहा जा सकता है कि वो विकास कार्य और तमाम व्यवस्था जो बिगड़ी हुई थी उसे सुधारने में लगे रहे, लेकिन फिर भी ये बात सही है, अगर सचमुच में कार्रवाइयां होती तो आज भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार में नहीं आ पाती, शायद दल बदल का अवसर भी नहीं मिलता। अचल जी ने जिक्र किया, उन सज्जन का नाम नहीं लिया, मैं तो बड़े गर्व से नाम लेना चाहता हूं, हमारे महाराज हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, लेकिन वे अब भारतीय जनता पार्टी में किस हालत में उसकी मानगी आप देखें। अभी अमित शाह जो 2 हफ्ते आए थे, एयरपोर्ट पर 4थे या 5वें नंबर पर उन्हें कैलाश विजयवर्गीय के बाद पुष्प गुच्छ भेंट करने का अवसर मिला कतार में, अमित शाह का स्वागत करने के लिए। कांग्रेस से वे सम्मान की लड़ाई के लिए निकले थे कि वहां उनका सम्मान नहीं हो रहा था। अब उनकी स्थिति यह है कि वे अपने शहर, अपने जिले ग्वालियर में
राज्य मंत्री स्तर के कई पद खाली हैं, मेला प्राधिकरण का अध्यक्ष, ग्वालियर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष, साडा के चेयरमैन का पद, उस पर नियुक्तियां नहीं करवा पा रहे हैं 3 साल से अपने लोगों की। भारतीय जनता पार्टी की समितियों में वे कहाँ हैं अभी बता चुके हैं अचल जी। तो ये भी एक बहुत जरूरी फैक्टर है जो मध्य प्रदेश में अभी चुनाव के समय सामने आएगा, और इसका बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा सिंधिया की भूमिका को लेकर, क्योंकि सिंधिया और उनके लोगों के आने से जो बीजेपी का मूल कार्यकर्ता है उसके भीतर जो असंतोष पैदा हुआ वो अब मुखर होना शुरू हो चुका है। जी धनंजय जी, मैं अभी विराम लूंगा और मुझे किसी दूसरी डिबेट में जाना है। मैं इजाजत लेता हूँ आप सब लोगों से। आपका आभार आप आए। डॉक्टर लास्ट आखिरी दौर में ही है, केवल डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी से बात कर लेती है, हमारा समय भी हो गया है। डॉक्टर साहब ये बतलाइए कि 2024-2013 बिल्कुल राकेश पाठक जी ने शुरुआत में कहा था कि 2013 उससे पहले इम्पोर्टेंट है, तो 2013 में जो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि जो पिछली बार 23 जनता ने जो 23 हाँ सॉरी गलत बोल रहा हूँ 2023 जी हाँ बिल्कुल 2024 के बाद 2023 में जो सरकार बनेगी या जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें मुझे लगता है कि 2018 में जो नागरिकों ने गलती की थी मध्य प्रदेश के, ये बहुमत नहीं दिया था, तो क्या इस बार बहुमत मिलने वाली स्थिति दिखाई पड़ती है? हालांकि जो है सिंधिया जी नहीं है साथ में कांग्रेस के, उसका भी असर पड़ेगा कांग्रेस पर एक, और दूसरा ये कि क्या कांग्रेस में अंतर्कलह खत्म हो गए? ऊपरी तौर पर तो फिलहाल अंतर्कलह दिख नहीं रही है, ऊपरी तौर पर तो उसे रोक दिया गया है, ऊपरी तौर पर। और दिग्विजय सिंह कमलनाथ के नेतृत्व को मान रहे हैं, सारे नेता कमलनाथ के नेतृत्व को मान रहे हैं, सिंधिया नहीं है, तो कांग्रेस के लिए एक तरह से अच्छी स्थिति हो सकती है। लेकिन चुनाव में भी वक्त है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्या तैयारी होगी, कितनी ताकत झोंकी जाती, इस सब पे बहुत कुछ निर्भर होगा। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि टक्कर तगड़ी होगी। धनंजय जी, टक्कर तगड़ी होगी, और इस टक्कर का तो अगर रिफ्लेक्शन अगर देखें 2024 पे, तो 2024 को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री की छवि वहां मलिन हुई है या अभी भी चमक रही है छवि उनकी, जो जाके बोलते हैं कि भ्रष्टाचारियों को हम अंदर डालेंगे, जेल के अंदर डालेंगे, तो क्या उनको लग रहा है मध्य प्रदेश के नागरिकों को? धनंजय जी, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां जनसंघ की जड़ें काफी गहरी है। आप ये देखिए कि जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक था, 1977 में जब भारतीय जनसंघ था, तब यहाँ 40 लोकसभा की सीटें थी, उनमें से 38 पर जनसंघ जीता। पिछले चुनाव में देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे चाहे जो रहे हों, लोकसभा में लोगों ने बीजेपी को वोट दिए, और बीजेपी को मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें मिली, छत्तीसगढ़ में भी लगभग एक तरफा वोट हुआ है। तो ऐसे हालात में मतदाता जानता है कि दिल्ली में किसको चुनना है, उसकी पसंद अलग है और प्रदेश में अलग है, यही कहा जा सकता है। धनंजय, बिल्कुल सही कहा आपने, तो मतदाता जानता है कि किसको चुनना, और ये अच्छी बात है। संविधान यही कहता है कि मतदाता अपने मन से गुप्त मतदान करे और सही कैंडिडेट चुने। आप लोग आए हमारे कार्यक्रम में, विजय कुमार तिवारी भाई साहब, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी, डॉक्टर सुधीर सक्सेना, अरुण दीक्षित जी, राकेश अचल जी, और हमारे साथ जो अभी थे डॉक्टर राकेश पाठक, और अभी मनोज जो नहीं जुड़ सके नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये जो हम चर्चा कर रहे थे इसका पर्पस था कि हम एक तस्वीर रखें मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के रहने वाले लोग भी बहुत चीजें शायद नहीं जानते होंगे, क्योंकि शहर में घूमना नहीं होता सब लोगों का, एक शहर से दूसरे शहर बहुत कम लोग जाते हैं, और देश के लोग भी जानना चाहते हैं, और देश के बाहर, चूंकि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो देश के बाहर भी देखे जाते हैं। अमेरिका में भी लोग देख रहे हैं, इजराइल में भी देख रहे हैं, वो लंदन में भी देख रहे हैं, इंडोनेशिया में भी देख रहे हैं। तो वहां के लोग जो भारतीय है, जो यहाँ से भारत से गए हैं, सऊदीया गए हैं जो रोजगार करने के लिए, उनकी भी चिंता लगी रहती है, वो भी सोचते रहते हैं, जिज्ञासा रहती है कि क्या हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में, या क्या हो रहा है जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए वो सोचते कि मध्य प्रदेश में। तो ये पहली तस्वीर हमने मध्य प्रदेश की रखी है। इसके बाद हम और भी इस तरह के कार्यक्रम करेंगे जिसमें हम मध्य प्रदेश को समझने का प्रयास करेंगे, सांस्कृतिक तौर पे मध्य प्रदेश,
राजनीतिक तौर पे मध्य प्रदेश, सामाजिक तौर पे मध्य प्रदेश, शिक्षा के स्तर पर, हेल्थ के स्तर पर और कई सारे सवाल हैं। उन स्तरों पर हम हर प्रदेश को समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आपको कार्यक्रम कैसा लगा आप जरूर बतलाएं, और अगर अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।